हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, अब आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने कमेंट्स में हमें ये कहा कि सर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है कि अगर आपका भी हिंदी ए का, बी का, सी का पेपर है तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रामर पोर्शन है हिंदी एबीसी, उन तीनों को आज की इस वीडियो से लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ आज की ये जो नई वीडियो है इन टॉपिक्स को करने के बाद में आपको कोई और टॉपिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलेगा ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करें। सो गाइस, सबसे पहले हम उन पोर्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो हिंदी एबीसी तीनों में काम आएगा, यानी वो व्याकरण का पोर्शन है। और उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो कोश परिचय, कोश के बारे में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम कोश के बारे में ही बात। सो गाइस, कोश, सबसे पहले हम कोश के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखेंगे जो ये कोश शब्द है इसका प्रयोग बहुत दिनों से होता आ रहा है। पहले शुरू में जो कोश था और कोश था, यानी षात्कोण वाला और एक सासलगम वाला, दोनों के लिए एक ही वर्तनी का प्रचलन था, यानी पहले दोनों का अर्थ एक ही समझा जाता था, लेकिन बाद में इसे अलग कर दिया। पहले इसका क्या अर्थ समझा जाता था, जिसमें कोई भी चीज़ हम संग्रह कर सकते हैं, जैसे कटोरा, पीपा, बाल्टी, बादल, म्यान, संदूक, इस प्रकार से उन सभी वस्तु के लिए जिनमें कुछ चीज़ें हम संग्रह कर सकते हैं, यानी इकट्ठा कर सकते हैं। और आगे चल के हम देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में हिंदी भाषा के अंतर्गत इसको अलग अलग शब्द दे दिए गए। जो ये कोश है, सासलगम वाला शाह है, इसे शब्दकोश के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे, डिक्शनरी जिसे हम बोलते हैं। और दूसरा जो कोश था उसको हम आगे देखेंगे कि उसको किसके लिए दे दिया गया, राजस्व संग्रह, धन संपदा के लिए उसको दे दिया गया। अब यहाँ पर कोश के बारे में बताया गया है कि कोश को हम किसके दे दिए शब्द, हमने शब्दकोश को। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो शब्दकोश शब्द है इसे अंग्रेजी में हम डिक्शनरी कहते हैं, और ये लैटिन भाषा के डिकेर शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होता है, बोलना या कहना। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये डिक्शनरी इसीलिए कहलाता है, ये इसकी उत्पत्ति की सारी बात रही। साथ ही साथ यहाँ पर आप अब क्या देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों से जोड़कर अंग्रेजी में जो कोश का संबंध किसके साथ भी जोड़ा जाता है, लेक्सिकन, इससे भी जोड़ा जाता है। इसका भी वही अर्थ होता है, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कोश की सामान्य मान्यता, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। यहाँ पर अब बहुत सारी आप लोगों को क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो इंसाइक्लोपीडिया है ब्रिटानिया, इसके अनुसार दी गई है। इसके अलावा जो भोलानाथ है इनके द्वारा भी दी गई है। अगर आपके पेपर में कोश आ जाता है, कोश परिचय, तो आप ये तीनों परिभाषाएं ज़रूर लिखें। एज इट इज़ यहाँ से आप देख के लिख लेना, क्योंकि हम काफ़ी तेज़ी से जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई कोश का आखिर हम प्रयोग क्यों करते हैं, क्या रीज़न है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो कोश की कई सारी उपयोगिता है। जैसे इसका हम किसी भी शब्द को, अगर अज्ञात शब्द है उसका अर्थ जानने के लिए, विलोम शब्द जानने के लिए, मुहावरे जानने के लिए, शब्द उत्पत्ति जानने के लिए, और साथ ही साथ उस शब्द का किस तरीके से प्रयोग करना है, हम ये सब चीज़ें जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शब्दकोश का। इसके अलावा जो आपके विलोम शब्द हैं, एनोनिम्स और सैनोनिम्स, उनको भी जानने के लिए हम शब्दकोश का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर शब्दकोश, अब देखेंगे तो कोश में शब्दों का वर्णाक्रम। अभी कोई भी कोश होता है, आप सबने पहले बचपन में जरूर ट्राई किया होगा कोश के बारे में। जैसे आप इंग्लिश ही शब्द डिक्शनरी यूज़ करते थे, जिसमें ए से लेटर स्टार्ट होता है और जेड से ख़त्म होता है। तो पहले ए के वर्ड आते हैं, जब ए के वर्ड खत्म हो जाते हैं तो अगले पृष्ठ पे या उसी पृष्ठ पे बी के शुरू हो जाते हैं, फिर सी के, डी के। इसी प्रकार से शब्दकोश में भी होता है। शब्दकोश में भी वर्णाक्रम होता है, यानी एक क्रम के अनुसार ही अक्षर दिए होते हैं। सबसे पहले जो आपके स्वर हैं, स्वर से स्टार्ट होता है, फिर ये व्यंजन पे आता है, और फिर इसके बाद में संयुक्त व्यंजन भी इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो शब्दों का एक सही अनुसरण जानने के लिए, उनकी उच्चारण को अच्छे तरीके से समझने के लिए जो हिंदी शब्दकोश है उसे वर्णाक्रम अनुसार लगाया गया है। ये चीज़ हमें इंग्लिश में नहीं देखने को मिलती, इसीलिए अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ हमें हिंदी में ही देखने को मिलती है। अच्छा, वर्णाक्रम क्या होता है, वर्णाक्रम यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सबसे पहले क्या आता है, आपके स्वर आते हैं, इसके बाद में आपके जो व्यंजन वगैरह आते हैं। तो यही एक इसका स्वर होता है। ये एक वैज्ञानिक पद्धति होती है जिससे हमारा जो उच्चारण है वो अच्छे तरीके से निकल कर आ पाता है। अच्छा, पेपर में वर्णाक्रम के अनुसार भी आपके लगाने के लिए आएगा, तो उसके बारे में मैं भी बात कर दूंगा। यहाँ पर आप लोगों को 2-3 चीज़ें और समझनी, जैसे इसमें बताया हुआ है अनुसार और
नासिक दोनों में क्या होता है, जैसे अनुसार और अनुनासिक, इन दोनों में अंतर आपको समझना है कि भाई कोश के अंतर्गत अतिरिक्त एक तो बिंदु होती है जिसमें ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अंक लिखा है, और दूसरा होता है चंद्र बिंदु, जैसे आँख लिखा है, चांद होता है। तो इनका विशेष महत्व होता है और इनके अनुसार इन्हीं को एक तरीके से अनुस्वर, इसको अनुस्वर कहा जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। और इनकी जो ध्वनियाँ होती है वो शब्दों को शुरू के वर्ण में ही इनको लाया जाता है, यानी ये जो अंक है ये हमेशा शुरू में आएगा और ये जो ये चंद्र बिंदु है ये हमेशा लास्ट में आएगा। आप ये ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले संयुक्त व्यंजन के बारे में, तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जब दो तरह के हम व्यंजनों को आपस में मिलाते हैं। जैसे यहाँ पर अक्षा लिखा है तो इसमें का प्लस जो षटकोण वाला शाह है इसको आप मिलाते हैं। जैसे त्रा है आपका तो इसमें ता और रा मिलाते हैं तो जाके त्रा बनता है। इसी तरीके से आपको समझना है, जो ज्ञा है उसमें जा और आ खाली मिलाते हैं तो ये बनता है। इसी तरीके से ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। सो गाइस अब हम बात करेंगे कोश के प्रकार के बारे में। तो पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कोश के क्या प्रकार होते हैं। तो कोश के अगर आप देखोगे तो आज के समय में नए नए प्रकार के कोशों का निर्माण हो रहा है। नए नए प्रकार के कोशों का निर्माण कैसे हो रहा है, जैसे अलग अलग चीज़ जानने के लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह के कोश हम प्रयोग करते हैं। अगर हमें सिर्फ शब्द के अर्थ जानने तो हम एक अलग प्रकार के कोश का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हमें शब्द की उत्पत्ति देखनी तो एक अलग प्रकार का कोश होता है। और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार, मूल रूप से अगर आप देखोगे तो 3 प्रकार के कोश बताए गए। सबसे पहला व्यक्ति कोश, दूसरा पुस्तक कोश और तीसरा भाषा कोश। किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने साहित्य में प्रयोग किए जाने वाले कोश को क्या कहते हैं, हम व्यक्ति कोश कहते हैं। जैसे आपका तुलसीदास जी ने, प्रसाद जी ने और जो भी अलग अलग शेक्सपियर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, जो अपनी खुद की एक कोश लिखता है, उन्हीं शब्दों का वो चयन करते हैं, ये व्यक्ति कोश होता है। दूसरा पुस्तक कोश कौन सा होता है, पुस्तक कोश वह कोश होता है जो केवल एक पुस्तक में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, यानी जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो गई आपकी, ये एक पुस्तक कोश हो गई, ठीक है। तो ये एक, और आपका भाषिक कोश जिसमें हमें भाषा की उत्पत्ति के बारे में या भाषा से संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक है, तो वो भाषिक कोश होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में वर्णनात्मक कोश, ऐतिहासिक कोश और तुलनात्मक कोश, ये तीन तरह के कोश भी हम देखते हैं जो भाषा कोश के अंदर आते हैं। वर्णनात्मक कोश के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं वो लेटर वाइज लगे होते हैं आपके। ऐतिहासिक कोश के अंदर क्या है कि शब्दों की उत्पत्ति, सबसे पहले कौन से शब्द उत्पन्न हुए, उसके बाद फिर कौन से शब्द आए, फिर कौन से शब्द आए। आज भी आप देखोगे नए नए शब्दों का उत्पन्न जो है वो लगातार वो प्रक्रिया चल रही है कि नए नए शब्द डिक्शनरी में लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि ऐतिहासिक कोश वो कोश होते हैं और आपका तुलनात्मक कोश वो कोश होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है और उसमें कंपैरिजन हमें डायरेक्टली दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें आप इस तरीके से भी देख सकते हो। तो ये कोश का एक ये प्रकार हो गया। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे कि अच्छा कोश के बारे में बात करते हैं, तो कोश एक भाषिक कोश होता है, एक भाषांतर कोश होता है, ठीक है। भाषिक कोश हमें जो होता है भाषा से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त करता है, और भाषांतर कोश जो होता है वो भाषा से परे और भी हमें जानकारियाँ प्रदान करता है। इसी कोश में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिसे हम बोलते हैं समानांतर कोश। ये कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। समानांतर कोश के बारे में यहाँ पर आप लोगों के लिए डिटेल वाइज बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई हिंदी में प्रयुक्त समानांतर कोश अंग्रेजी में थिसारस जो शब्द है उससे लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, खजाना या फिर गोदाम, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें एक साथ उपलब्ध हो जाती है। अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो है, जो अगर आप देखोगे जो थिसारस शब्द जो होता है ये किसी विशेष भाषा में निहित अवश्य संकलाओं का, ये आपकी परिभाषा है, ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिखनी है। आप पहली बात तो इसको समझ लीजिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, थिसारस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, आपको ये नाम याद रखना है, पीटर माई रॉजेट, इसने किया था। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे रोजेट्स ने इंग्लिश वडे एंड फ्लेंज, ये शब्द जो है कब प्रयोग किया, 1852 में प्रयोग किया था, तब से उसे इसमें संकलित हो गया। ऐसे ही नए नए शब्दों का प्रयोग हम देखेंगे लगातार हो रहा है। अब अगर आपसे पेपर में थिसारस कोश भी पूछ ले तो आप समझ जाना वो समानांतर कोश के बारे में बात हो रही है। सो गाइस एक चीज़ ये भी आपके एग्जाम में आ सकती है, क्या है कि इसके अंदर आपको अनुवाद करना होता है। आपको इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा एक पैसेज इस तरीके से, और उसका आपको हिंदी में परिवर्तन करना होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, ये मोस्टली अनसीन ही आता है, लेकिन आपकी जो एसओएल की बुक में उसको एक बार अच्छी तरीके से देख लो, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे आप क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं आते, 5 नंबर में ही आते हैं कि ये एक पैसेज दे दिया,
आपको इसकी हिंदी लिखनी होगी पूरी की पूरी, बस हिंदी लिखनी होगी। तो आप गूगल ट्रांसलेट वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं इसकी हिंदी लिखने के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आता। अब 3 चीज़ आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा के बारे में सेपरेट वीडियोस भी मैंने बना रखी है, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। उसमें लगभग आपके एग्जाम में जो आने वाले सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप इसको पहले ही अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर देंगे ताकि वो लोग एग्ज़ाम के दौरान में अपनी जो भी हेल्प है वो उससे अच्छी तरीके से ले सकें। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे संपर्क भाषा के बारे में बताया गया है, जैसे लिंग्वा फ्रैंक्स जो है इससे लिया गया है, तो आप एक बार इसको देख लेंगे डिटेल वाइज। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखी है बहुत अच्छी तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट कैसे आपको लिखना है। इसके बाद आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार आता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसकी वीडियोस भी हमने बना रखी है। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन एक ये होगा कि भारतीय क्षेत्र में बोलने जाने वाली विभिन्न जो बोलियां हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो 2 तरह की बोलियां हैं, एक वो जो हिंदी उत्तर क्षेत्र है और जो ऐसे क्षेत्र है जो बिना हिंदी उत्तर क्षेत्र है, यानी जहाँ पर हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बारे में नीचे दिया गया बहुत सारी चीज़ें आपके पेपर में इससे आती है। जैसे बोले कि भारत में विभिन्न बोली जाने वाली बोलियों का वर्णन करें, लास्ट टाइम आ गया था ये, इस साल भी आ सकता है आपका। या फिर 5 कोई भी आपसे बोली पूछी जा सकती है, खड़ी बोली, हरियाणवी बोली, ये डीप से आपसे पूछा जाता है। मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। कन्नौजी, बेंदुली, अवधी, मगधी, साथ साथ राजस्थानी, ये जो बोलियां हैं ये आपके एग्जाम में आएगी और आपको शब्द उत्पत्ति के साथ में इनके बारे में वर्णन करना होगा, तो आप इसको देख सकते हैं। आपके लिए इसके लिए वीडियो हमने बना रखी है। अब हम बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जिससे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये मनु भंडारी का चैप्टर है, मैं हार गई, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसमें ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि भाई लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि मैं हार गई। पूरे चैप्टर की समरी पूछ ली जाएगी आपसे। वैसे तो आप सबको पता है, या तो समरी पूछी जाएगी या 2 क्वेश्चन आपसे जोड़कर किसी चैप्टर में पूछे जाएंगे। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई मैं हार गई, लेखक जो है मनु भंडारी, इन्होंने ऐसा क्यों कहा। इसकी सेपरेट वीडियो पूरी की पूरी डिटेल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते। सो गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है वो मनु। इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, एक तो जो सत्यनारायण जिंगरण जी हैं इस चैप्टर के जो मुख्य पात्र हैं, एक तो उनसे क्वेश्चन जोड़कर पूछा जाता है कि भाई उनके चरित्रिक में ऐसी दैनिक दिनचर्या में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या काम करते थे। और लास्ट में आप लोगों से इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आ जाती है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई उनका जो रवैया था, उनका जो रहन सहन का तरीका है, उन्हें एक अंत के कगार पे कैसे ले जाता है, ये चीज़ पूछी जाएगी आपसे। तो इसके अंदर भी पूरी समरी आ जाएगी चैप्टर की पूरी, आपको समरी लिखनी होगी। समरी आपको समझ नहीं आ रही कैसे लिखनी है, वीडियो बना रखी है मैंने, आप देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैप्टर के पूरे मैंने अपलोड। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहेगा आपके एग्जाम में जो आ सकता है, गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ देश, राजेंद्र माथुर जी। इनके अनुसार या आपके अनुसार पेपर में पूछा जा सकता है कि एक अच्छे देश की क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। या इन्होंने कौन कौन सी ऐसी बातों की ओर इंगित किया है, इशारा किया है जो एक देश के अंदर जरूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों को ये भी देखने को मिल सकता है, बाजार दर्शन। बाजार दर्शन का जो चैप्टर है ये सिंपली आपसे इस वे में पूछा जाएगा कि आजकल के जो लोग हैं वो बाजार की जो उपयोगिता को नहीं समझते। लेखक ने ऐसी कौन सी विसंगतियों को इशारा किया है कि बाजार को समझने के लिए हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ में बाजार में और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, जैसे इसके अंदर इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। इसमें एक चूर्ण बेचने वाले जी हैं, उनके चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं जो आप अपनाना चाहेंगे या आपके अंदर वो खूबियाँ हैं, ये क्वेश्चन। तो गाइस, अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि भाई पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ चैप्टर्स है। इसमें सिंपली आप लोगों का ये है कि भाई किस प्रकार से जो कैरेक्टर होते हैं, यानी जो भी अभिनेता होते हैं, वो क्या करते हैं अपने स्वार्थों के कारण कई बार वो अच्छे से अच्छे मंच पे होने वाले नाटकों को, शोज़ को भी खराब कर देते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी कमियां जो आजकल के अभिनेताओं में देखने को मिलती है, ये पूछा जा सकता है। या फिर इस चैप्टर से रिलेट करके भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कमियां थी इस चैप्टर के अंदर जिसके कारण ये पूरा का पूरा हास्य व्यंग में परिवर्तित हो गई। यहाँ पर आपसे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से ये पूछा जा सकता है, तूफान का जो ये विजेता चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में आपको कौन से ऐसे जो चरित्र हैं जिनसे प्रभावित हुई है या फिर किन लोगों को असली तूफान के विजेता कहा गया है। एक तो डॉक्टर कुंटे और दूसरा जो वो सेलर होते हैं, जो नाविक होते हैं, जो नाव को खींच के लेकर आते हैं, इन दोनों को कहा गया है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, यही थी आपकी कंप्लीट वीडियो। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से करिए और आपका एग्जाम जो है अच्छे तरीके से जाएगा। इसके साथ साथ अलग से क्वेश्चन अगर आप देखेंगे
देखेंगे तो एक तो क्वेश्चन चीज़ मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है, जो पोयम है, पोयम से रिलेट करके भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पोयम आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना है, उसका डायरेक्टली समरी पूछा जाएगा, उसमें क्या कहा गया है तो आपको डायरेक्टली समरी लिखना है। सो गाइज आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा। आप लोगों के लिए आज की यही वीडियो थी। चलिए गाइज मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।